डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट कोर्स दैट इज़ कोडेड बाय KMB 205। ठीक है, तो इस कोर्स को हम कैसे परस्यू करें, क्या क्या हम इसमें पढ़ें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक हैं जो हमें कवर करनी है, तो इन सब के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो दिस इज़ प्रोफेसर आलोक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर IT एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट AKJIM अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद। So I'm going to discuss about operations management, its role, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, और किस बुक से पढ़ना है, कैसे सब किसको इस कोर्स को परस्यू करना है, तो इस सब के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए पहले हम इस स्ट्रीम को समझ लेते हैं। देखिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जीडीपी में, किसी भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज। तो ये तीनों सेक्टर हैं जो कि किसी भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इन तीनों ही सेक्टर में ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बहुत ही वाइड स्कोप है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी अब आजकल आप देखिए तो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ गए हम, जिसे हम ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है, तो वो पूरी कैटेगरी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आती है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, है ना, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड तीसरी कैटेगरी सर्विसेज। तो मैंने आपको बेसिक कोर्स में बताया था कि 1930 के बाद से जब सर्विसेज इमर्ज हुई, उसके बाद प्रोडक्शन कैटेगरी को एनहेंस करके, इम्प्रूव करके ऑपरेशंस नाम दे दिया गया, क्योंकि सर्विसेज जो प्रोडक्शन वर्ड बना है वो प्रोडक्ट से, ठीक है, प्रोडक्शन वर्ड जो इमर्ज हुआ है वो प्रोडक्ट से इमर्ज हुआ है। 1930 के बाद जब सर्विसेज की खोज की गई और फिर इसके बाद सर्विसेज को अप्लाई करना शुरू कर दिया गया, तो एक मेजर कैटेगरी बना दी गई ऑपरेशंस, जिसके अंदर दोनों का स्कोप आता है, प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज दोनों। ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्सरी दोनों सेक्टर मिल करके आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करने वाला एरिया है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो इसी वजह से आप देखिए तो ये कोर कोर्स की तरह पढ़ाया जाता है आपको MBA में। तो इसके कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन में है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑपरेशंस इन ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ अ फर्म। ठीक है, एज ए मैनेजर, ठीक है, आप ऑपरेशंस के रोल को समझ सकें, ठीक है, और उसको बिजनेस स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस कोर्स को जानने की ज़रूरत है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड टेक्निक्स टू द सर्विस सेक्टर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है ये क्या है, आपका सेकेंडरी सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर जो है वो आपका टर्सरी सेक्टर है। अभी जो इंडिया की जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब सर्विस सेक्टर का बढ़ गया है, पहले एक टाइम पर प्राइमरी सेक्टर का हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये दोनों ही इसके अंदर आता है। तो टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड टेक्निक्स, ठीक है, जो कि इन दोनों ही सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो उन पॉलिसीज और टेक्निक्स को आप जानेंगे, ठीक है, समझेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द की फैक्टर्स एंड दियर इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज फैक्टर्स इन डिज़ाइन ऑफ इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उन की फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई और इवेल्युएट कर सकें और उनकी इंटरडिपेंडेंस को देख सकें। ठीक है, एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में, एक इफेक्टिव ऑपरेशन सिस्टम को डेवलप करने में, ऑपरेशंस इज व्हाट, ठीक है, अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट एंड एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को, उनकी फैक्टर्स को देखेंगे और उनकी फैक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस के बारे में स्टडी करेंगे और वो किस तरीके से एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड चैलेंजेस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए इसका स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ा है। ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इमर्ज होकर के और धीरे धीरे अब इसका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है,
अब हम इसके सप्लाई चेन और भी कई डायमेंशंस हैं जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं और उसको जो है हम स्टडी कर रहे हैं। इवन डिमांड चेन मैनेजमेंट, वैल्यू चेन मैनेजमेंट, ये भी नए एरियाज़ हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ट्रेंड में है। एनालिटिक्स का पार्ट, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। और चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू फैमिलराइज द स्टूडेंट विद द टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसोर्सेज एंड मैनेजिंग द प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। और स्टूडेंट्स को हम उन टेक्निक्स से अवगत कराएंगे जो ऑपरेशनल रिसोर्सेज है ना के सही यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, एंड मैनेजिंग द प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट कम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। और उन प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे जिससे कि बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर किया जा सके एट कम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। तो देखिए सिस्टम किससे बन करके बना होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट से। अगर इनपुट अच्छा हो और प्रोसेस अच्छी हो तो आउटपुट अपने आप ही अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन से, कि हमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है, बेहतरीन गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है या उनका कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए इनपुट और प्रोसेस दोनों पर ही हमें बहुत ही डेडिकेटेड वे में फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो बाय मीन्स इन वजहों से आपको इस कोर्स को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक तरीके से देखें तो जीडीपी को ग्रो करने में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एज पर AKTU सिलेबस, ठीक है। आप देखिए तो इन्होंने टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं कि बेसिक कोर्स जो कोर कोर्स है इसमें क्या क्या स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट 1 में है टॉपिक आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, या आप अलग अलग टेक्स्ट बुक से रेफ़र कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली कम से कम इनपुट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। वर्क स्टडी के बारे में देखेंगे। वर्क स्टडी होता है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का हम इसमें इम्पैक्ट देखेंगे, वर्क स्टडी को समझेंगे किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं वर्क स्टडी को डिप्लॉय करके, तो ये इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन कौन सी टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ऑपरेशंस एनवायरनमेंट में, टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 1 जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आप देखें तो इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया। ऑपरेशंस एक कैटेगरी क्रिएट की गई जिसमें कि प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज की भी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस ये देखेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन, किस तरीके से प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की जाए, कोई नया प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी आप क्या करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, जिससे कि सस्टेनेबल रहे। इसी तरह से सर्विसेज की भी डिज़ाइनिंग की जाती है। सर्विसेज का आप देखिए तो बंडल ऑफर किए जाते हैं ना, जैसे आप किसी सैलून में गए तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मतलब सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो इसका ये पैकेज है, ठीक है। तो सर्विसेज डिज़ाइन, सर्विसेज में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर को, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की, क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप की सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस ऑपरेशंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सर्विस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं या उसके लिए चैलेंज की तरह वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट है सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। तो सर्विस की कैपेसिटी किस हिसाब से प्लान की जाए, कैपेसिटी क्या होता है, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस, ठीक है।
अभी ये डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो डिमांड अगर अनलिमिटेड है, ठीक है, और आप ही से मर्ज हुई है, तो आप जो कैपेसिटी प्रोड्यूस करोगे वो कितनी करोगे, अनलिमिटेड करोगे एज पर द डिमांड। अगर आप ही कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकेले सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जहाँ पर जैसे डिमांड है, ह्यूज डिमांड है, अनलिमिटेड डिमांड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर सकते हैं कि आप पूरी दुनिया को फीड करा दें, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी का रेस्टोरेंट ओपन करके और उसको रन करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, इस लेवल तक ले जाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर आप ही प्रोवाइड कर सकें। तो दैट इज सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट इज सर्वकोल मॉडल फॉर मेजरिंग द क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी। तो सर्वकोल मॉडल होता है बेसिकली सर्विस क्वालिटी, सर्विस का सर्व एंड क्वालिटी का QUAL, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके ये मॉडल बना है। तो बेसिकली ये इसमें 5 डायमेंशंस हैं सर्विस क्वालिटी के, जो कि मेजर किए गए हैं, उनके बीच में गैप आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसकी स्टडी हम इस यूनिट में करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए तो मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, रूटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग एटसेट्रा। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, प्री प्रोडक्शन नेचर होता है। प्लान आप हमेशा जब प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद आप प्लान नहीं करते हैं, है ना, कोई भी काम करने से पहले प्लान करते हैं। तो इट इज़ प्री प्रोडक्शन इन नेचर एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्लान जो एग्रीगेट प्लानिंग है वो आप इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और प्रोडक्शन कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल हमेशा कोई भी इवेंट होने के बाद कंट्रोल किया जाता है, कि अगर कोई डिफेक्ट निकल रहा है तो आप कंट्रोल करेंगे। तो प्रोडक्शन कंट्रोल में बेसिकली आप कैपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड के बियॉन्ड नहीं बनाना है, अदरवाइज डिसइकोनॉमीज में चले जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल करना है कि जो डिफेक्ट हैं वो नहीं ऑकर करने चाहिए, जो भी असाइनेबल कॉजेज हैं उनको आप एलिमिनेट करें, ठीक है। तो रूटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग एटसेट्रा ये सब हम इसमें देखेंगे इस यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। जस्ट इन टाइम क्या होता है, ठीक है, इमीडिएट, तुरंत, है ना। तो जब भी ज़रूरत है उसी समय पर आप इन्वेंट्री मंगाइए। तो देखिए जो मोस्टली हमारी बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो पुश से पुल में शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। पुल मतलब जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक हम बनाएंगे ही नहीं, इन्वेंट्री ही नहीं रखेंगे, इन्वेंट्री वेयर हाउस ही इवन सेटअप नहीं करेंगे। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज जस्ट इन टाइम। जीरो इन्वेंट्री रखना, अब जीरो इन्वेंट्री रखना किस तरीके से पॉसिबल है, जब सप्लायर को आप अपने नियर बाय ही एकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे जस्ट इन टाइम को। फिर कैनबैन है। कैनबैन मैंने आपको बताया था बेसिक को, जो हमने यूनिट 1 डिस्कस किया है, ठीक है। कैनबैन एक कार्ड सिस्टम है जैपनीज। इसमें क्या करते हैं, कार्ड, फ्लैग, ठीक है, कोई साइनेज, कलर कोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करके, ठीक है, प्रोडक्शन के स्टेटस को मेंटेन करना और उसको डिनोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक जैपनीज टेक्निक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में कितने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, EOQ, ABC, अदर्स। अदर्स में प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, कंटिन्यूस पीरियड मॉडल। तो ये सब हम देखेंगे और उसके बेसिस पर सिंपल न्यूमेरिकल हैं जो कि इस कोर्स में पूछे जाएंगे आपसे, सिंपल न्यूमेरिकल और इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये EOQ, POQ के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन के बारे में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जनरली देखिए जब लोकेशन डिसाइड की जाती है किसी भी प्लांट की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्लान करके किया जाता है। उसमें कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए। कुछ प्राइमरी फैक्टर होते हैं, कुछ सेकेंडरी फैक्टर होते हैं, तो किस तरीके से आप उनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फैक्टर ज़्यादा क्रूशियल है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे वेट करेंगे, रेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ अवेलेबल स्पेस एज पर टू फैसिलिटेट द टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो मीन्स जो भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसका हम किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उससे हम गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी हम उससे गेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये यूनिट रहेगी, इस यूनिट का ये टॉपिक रहेगा। तो प्लांट लेआउट कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, कैसे लेआउट प्लानिंग की जाती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, गुड लेआउट क्या होता है, बैड लेआउट क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में इस यूनिट में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 4।
यूनिट 4 आप देखिए तो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली अ चेन इंक्लूडिंग ऑल द जो भी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली उस चेन में एसोसिएटेड होते हैं, जैसे सप्लायर हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर, तो इनकी चेन क्या कहलाती है? सप्लाई चेन। ठीक है, मीन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से मर्ज हो रहा है? सप्लायर से लेकर के और कस्टमर तक। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज सप्लाई चेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले ये डोमेन जो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर स्टडी की जाती थी, अब देखिए तो इसका स्कोप ऑपरेशंस मैनेजमेंट से भी ज़्यादा ब्रॉडर हो गया है। ठीक है, ऑपरेशंस फंक्शन जो आप देखते हैं तो बेसिकली एक सिस्टम है जो कि काम करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पर। मतलब सप्लायर से मटेरियल लीजिए, उसको प्रोसेस करिए और फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर मार्केटिंग की डोमेन स्टार्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर की। ठीक है, इनको मैनेज करना। और सप्लाई चेन देखें तो ये इसका जो स्कोप है वो ऑपरेशंस फंक्शन से स्टार्ट हो करके और मार्केटिंग फंक्शन पर कस्टमर पर जा करके ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्यूजन स्ट्रीम है मार्केटिंग और ऑपरेशंस की। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो डिमांड फोरकास्टिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। अब डिमांड फोरकास्टिंग में भी दो तरीके के पैरामीटर होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो उनको मेजर करने के तरीके सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि इसमें स्टडी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है सप्लाई चेन इफ़िशियंसीज किस तरीके से सप्लाई चेन को और ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया जाए, रिस्पॉन्सिव बनाया जाए कस्टमर के लिए। ठीक है, तो इसकी स्टडी करेंगे। परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन, इंटरनेशनल सप्लाई चेन के बारे में देखेंगे। जैसे बोइंग है तो बोइंग क्या करता है, अलग अलग जगहों पर फाइटर प्लेन के पार्ट्स बनवाता है, उसके बाद उसको एक जगह पर असेंबल करते हैं और उसके बाद कंट्रीज़ को सेल कर देते हैं। तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन हो गई है आजकल। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इनबाउंड एंड आउटबाउंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इनबाउंड क्या होता है? बेसिकली सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक की पूरी चेन आपकी क्या कहलाती है? इनबाउंड। और आउटबाउंड क्या होती है? मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक की चेन। ठीक है, तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड सप्लाई चेन के बारे में स्टडी करेंगे। बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये होता है, इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी डिस्टॉर्ट हो गई तो वो पूरी सप्लाई चेन को इफेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह से कौन कौन से डिस्टॉर्शन हैं जो कि सप्लाई चेन में एग्जिस्ट करते हैं और जो बुलविप इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इनके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेशन क्या होता है? क्लोज टू द एक्चुअल फिगर, है ना, अप्रोक्सीमेशन। तो मीन्स जो आप वर्कर की प्लानिंग करें वो बिल्कुल एग्रीगेट करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, अब जैसे डिमांड है तो डिमांड साल भर में मंथली भी वेरी करती है, इवन क्वार्टरली वेरी करती है, और डे के हिसाब से भी वेरी करती है। ठीक है, तो कितने वर्कर रखे जाएं कि आपका जो डेली का प्रोडक्शन टारगेट है वो मीट कर जाए? तो आप कुछ वर्कर हैं जो कि फिक्स रखेंगे, कुछ हैं जो कि वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे, जिससे कि जो डिमांड में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको आप इजीली मैनेज कर सकें। तो दैट इज़ एग्रीगेट प्लानिंग। तो ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन चलती है। ठीक है, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। तो दैट दीज ऑल कंसिडरेशन कम्स अंडर एग्रीगेट प्लानिंग कैटेगरी। नेक्स्ट इज लेटेस्ट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। तो लेटेस्ट ट्रेंड में लीन मैन्युफैक्चरिंग, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हम देखेंगे। लीन कैसे अप्लाई करते हैं, एजिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे यूनिट 4 में। नेक्स्ट इज़ यूनिट 5। तो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी के बारे में है। क्वालिटी डिस्कस किए बिना ऑपरेशंस को पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फ़िलॉसफी है, इसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है, इस फिलॉसफी तक हम पहुँचे कैसे? ठीक है, इसकी पूरी हम सीरीज़ देखेंगे। इंस्पेक्शन, फिर क्वालिटी कंट्रोल आया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस आया, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया। ठीक है, डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, जुरन्स ट्रायोलॉजी, ठीक है, और तागुची के प्रिंसिपल और पीडीसीए साइकिल। ठीक है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी के जो भी बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। काइजन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जैपनीज टेक्निक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वालिटी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो 7 QC टूल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं, 7 न्यू हैं और एंड 7 बेसिक्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे। ISO 9000 सीरीज़ जो क्वालिटी के लिए डेडिकेटेड है, ये 2000 क्लॉजेस अब ये रिवाइज हो चुका है। ठीक है,
तो उसके बारे में देखेंगे, किस तरीके से एक लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कौन सी टीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कितनी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स सिग्मा किस तरीके से डिफेक्ट लेवल को आप ऑप्टिमाइज़ करते जाते हैं और एक सर्टेन टाइम पर 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी तक ले जाते हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज सिक्स सिग्मा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रोसेस ओनर को रिस्पॉन्सिबल बना करके जो मशीन का ब्रेकडाउन है उसके लोड को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। 5S फिलॉसफी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब यूनिट 5 में है। तो आप देखिए, तो ये कोर्स आपको लगभग काफ़ी डिटेल में ओवरव्यू प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इसको जानने के बाद, इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद प्रोडक्शन के जो भी बेसिक्स हैं वो सारे कुछ कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, लगभग सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि टाइम टू टाइम AKTU इसको रिवाइज भी करता जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें तो आप यहाँ पर है सजेस्टेड रीडिंग्स। तो सजेस्टेड रीडिंग में देखिए, मुझे जो ये बुक मैंने पसंद है वो है जय हैजर एंड बेरी रेंडर की पियर्सन की बुक है। वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे बिगिनर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप और भी बुक्स हैं जो कि रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे महादेवन की बुक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, चेज शंकर की हैं, आप रवि शंकर हैं, प्रोफेसर IIT दिल्ली में हैं, ठीक है। तो चेज के साथ इन्होंने ये बुक लिखी है, तो इसका नाम है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारी इंडियन और एज वेल एज ग्लोबल केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, शॉर्ट केसलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। SN चेरी की बुक है टाटा मैग्रा हिल की प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस बुक है, लेकिन आप अगर ये बेसिक बुक कवर करके जाते हैं हैजर को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ने में, और इंटरेस्टिंग लगेगी आपको बुक। नेक्स्ट इज़ कृष्णा डॉक्टर गोपाल की पियर्सन की बुक है मटेरियल मैनेजमेंट की। तो ये टोटली इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। इन्वेंट्री की जो ये टेक्निक्स हैं UQ POQ और इनको कब किस तरीके का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, तो इस सब के बारे में और इवन केसेस वगैरह भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो दीज ऑल द सजेस्टेड रीडिंग। इसके अलावा और भी बुक हैं, जैसे एडम एंड डेबर्ट की है, बुफा एंड सरीन है। ये काफ़ी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन अच्छी बुक है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो इसके बाद इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। क्रेजिस्की की बुक है। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हाउ टू गो थ्रू विद दिस सब्जेक्ट, ठीक है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आप कवर करें। तो इसके लिए देखिए, यू नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देखिए बिल्कुल नया कोर्स है, ठीक है, तो इसके टर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसरी आप पढ़िए, समझिए और ग्लॉसरी को एग्जाम्पल्स के साथ कोरिलेट करिए, ठीक है। फॉलो एनी टेक्स्ट बुक दैट यू आर रीडिंग करेंटली। कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक रखें, उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ें। जब तक उस बुक को पूरा ना पढ़ लें तब तक दूसरी बुक पर ना जाएं। और मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप बेसिक कर रहे हैं तो आप हैजर से स्टार्टिंग करें। वो उस बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक रहेगी। उसके बाद फिर आप अदर रेफरेंसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। यूज़ माई इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल ओनली इन योर नोट्स। और जो आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, मेरे वीडियो सुने उसके बाद जो नोट्स बनाएं उसमें, ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल को नोट करें। और क्योंकि मैं और भी एग्जाम्पल्स यूज करता हूँ जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं, सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल्स, कुछ जेनरिक एग्जाम्पल डेली लाइफ के, वो इंक्लूड करता हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में बीच बीच में बात करता हूँ, इकोनॉमी के बारे में, इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में। तो उन एग्जांपल्स को आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए रखें। बाकी के जो आप एग्जांपल्स नोट करेंगे वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एग्जांपल ही कोट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अदर एग्जांपल्स दैट आई हैव यूज्ड आर जस्ट फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड टू मेक इट सिंपल। तो अदर जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने जस्ट सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और सिंपल बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो आप अपने नोट्स बनाते जाएं वीडियो को सुन करके, और वो उनमें सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स को कोट करें जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये कोर्स, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें,
ठीक है। और ये एक ऐसा कोर्स है जो कि सभी को सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है। अब चाहे आप देखें तो प्रोसेस्ड फूड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करता है, और टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है, और इसकी जो मतलब एक तरीके से देखें स्कोप भी इसका डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है। तो वो कंपनी जा रही हैं, तो इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू।